हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के आगे के प्रोविजंस देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार, इक्वलिटी का, राइट टू इक्वलिटी के बारे में दिया गया है, जिसमें से हम पहला जो आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। ये एक सामान्य नियम है जो व्यक्तियों के बीच रीजनेबल मतलब अयुक्तियुक्त विभेद को वर्जित करता है। मतलब एक रीजनेबल डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन अयुक्तियुक्त नहीं होना चाहिए वो। तो विधि के समक्ष समता में राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो जो विधि के समक्ष समता जो है, ये ब्रिटेन के जो जो विधि के समक्ष समता जो ये वाक्य, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और जो विधियों का समान संरक्षण है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब है कि विधि के समान संरक्षण का तात्पर्य होता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकार तथा आरोपित कर्तव्य दोनों ही मामलों में समान व्यवहार किया जाएगा। और विधि के समक्ष समता से आशय है कि समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, मतलब समान लागू कानूनों को लागू करना होता है। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल 14 जो बोलता है वो कानून के समक्ष समान है, मतलब हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। और भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण के हकदार है। मतलब लॉ सभी के लिए इक्वल है, सभी व्यक्ति के लिए कानून इक्वल है। और जो भी इनको संरक्षण दिया जाएगा, सभी व्यक्ति समान रूप से संरक्षण के हकदार है। मतलब समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जिनकी समान परिस्थितियां हैं वो सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको प्रतिबंध किया गया है। जो यहाँ पर हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, बुद्धिगम्य अंतर होना चाहिए कि एक समूह में शामिल व्यक्तियों या वस्तुओं को समूह से बाहर छोड़े गए जो व्यक्ति है अन्य से अलग करता हो। मतलब जो एक ग्रुप के बीच में अगर आप देखते हैं तो वहां पर उन लोगों को तो सब समान संरक्षण मिल रहा है, और उनका डिफरेंस अगर आप अन्य लोग से जो उस ग्रुप में नहीं लिया गया है दूसरों से करेंगे तो वहां पे उनमें अलग छोड़ा गया, इससे शो होता हो। और ये रेशनल नेक्सस होना चाहिए, तर्क संगत संबंध होना चाहिए। चलिए, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। तो इस मामले में ये बोला गया था कि एक वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक उचित आधार होना चाहिए, रीजनेबल, फेयर होना चाहिए, वो मनमाना तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। शायरो बानो वर्सेस भारत संघ के केस में बोला गया कि जो ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया, अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता पर जोर दिया गया था। ईपी रेप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य के केस में बोला गया है कि मनमानी जो की जाती है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन के लिए के आधार के रूप में पेश किया जाता है। और मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के केस में अनुच्छेद 14 के दायरे को विस्तारित किया गया ताकि कानून की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके कि कानून मनमाना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो केसेस है, चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एक ही वर्ग के व्यक्तियों के मध्य विधायिका भेदभाव नहीं करती है। मतलब एक ही वर्ग है, उस वर्ग के लोगों में भी वो भेदभाव नहीं करेगी, उनको इक्वलिटी मतलब उनके साथ बरती जाएगी, इक्वल माना जाएगा। यदि हाँ कोई विशेष परिस्थिति के कारण अगर कोई एक्ट के तहत एक व्यक्ति कोई एक्ट जो है एक व्यक्ति को ही लागू हो रहा है और दूसरे को नहीं, तो उस एक व्यक्ति को ही वर्ग मान लिया जाएगा और उस पर कानून बनाया जा सकता है। मतलब वर्ग के हिसाब से कानून बनाया, अगर कोई एक्ट के तहत कोई एक ही व्यक्ति पर वो लागू हो रहा है तो वो एक व्यक्ति को वर्ग मान लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कानून बनाया जा सकता है।
और नेक्स्ट है गुजरात राज्य वर्सेस अंबिका मिल्स के केस में आर्टिकल 14 के अंतर्गत एक युक्तिगत वर्गीकरण स्वीकार किया गया और ये मनमाना नहीं होना चाहिए। इन सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली के केस में बोला गया है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रावधानित किया गया है। चलिए, अब आर्टिकल 14 तो ये दिया, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, अपवाद है। जैसे आर्टिकल 361 के अंतर्गत बोला गया है कि राष्ट्रपति, प्रांतों के राज्यपाल, लोक प्राधिकारी और न्यायालयों के जो न्यायाधीश है तथा भूतपूर्व राज्यों के नरेश हैं, उनको उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद और विशेष जिम्मेदारियों के कारण उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। यहाँ पे उनको उन्मुक्तियां दी गई है, तो ये यहाँ पर समता के नियम का ये अपवाद बताया गया है। अगर दूसरा है विदेशी कूटनीतिज्ञ जो है को भी न्यायालय की अधिकारिता से उन्मुक्तियां प्रदान की गई जो, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शन है। चलिए, नेक्स्ट है अब हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को निषेध करता है। तो पहला तो जो है क्लॉज वो बोलता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य को ये बोला गया है कि वो किसी के साथ नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे ये क्लियर वर्ड लिखा है कि नागरिक। और आर्टिकल 14 जो था उसमें आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ ये मतलब नागरिक विदेशी राज्य व्यक्ति को भी लागू होगा और इक्वल बताया सभी को। तो यहाँ हर व्यक्ति का बोला गया है, तो यहाँ पे विदेशी व्यक्ति भी आएगा और हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया भी आएगा। लेकिन आर्टिकल 15 बोलता है कि नागरिक के बारे में बात करता है, तो जो इंडिया का सिटीजन होगा उसे ये राइट का बेनिफिट है। यहाँ पे स्टेट कोई विभेद नहीं करेगा। किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 2 बोलता है सार्वजनिक स्थानों पर विभेद नहीं होगा। मतलब कोई भी नागरिक है जो इन आधार पर, जो हमने अभी देखे हैं, इन आधारों पर किसी सार्वजनिक स्थान में जाने से या उसके स्थान के उपयोग करने से उस पर कोई मतलब रोक नहीं लगाएगा किसी भी तरह से। ना तो कोई डिसेबिलिटी या कोई लाइबिलिटी लगाएगा, ना कोई रेस्ट्रिक्शन ना या कंडीशन कुछ नहीं लगाएगा। उनको दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा। मतलब इन आधारों पर जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन नहीं लगाया जाएगा उसके प्रवेश पे, एंट्री करने में, इन सरकारी जो स्थान है वहां पे जाने के लिए। या फिर जो राज्य के द्वारा जो पोषित है, मतलब मेंटेन किया जा रहा है, उसमें पैसा लगाया, राज्य ने बनाया है, मतलब स्टेट ने या गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ऐसी जगहों का उपयोग करने के लिए, जैसे तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, सार्वजनिक समागम के स्थान जो है, उनके उपयोग करने पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी नहीं लगाई जाएगी स्टेट के द्वारा। दूसरा क्लॉज हमें ये बोलता है। तीसरे क्लॉज में बोला महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। तो स्टेट क्या है कि कोई पहले तो बोला कि कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव विभेद नहीं किया जाएगा, पहला और दूसरा क्लॉज ये बोलता है। लेकिन तीसरे में यहाँ एक्सेप्शन, ये एक तरीके से एक्सेप्शन होगा थर्ड, कि हाँ महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति सुधारनी, उनका बहुत शोषण हो रहा है, तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्टेट को अपने हिसाब से प्रावधान कर सकती है, कर सकेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो फोर्थ ऑप्शन है कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। तो स्टेट ये भी कर सकता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। फिफ्थ में ये जो क्लॉज आया था, ये जो क्लॉज था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1951। तो ये याद रखिएगा, आप अपने नोट्स खुद बनाइए और उसमें ये छोटी छोटी चीज जो जो मैं बता रही हूँ आप लिखते जाइएगा। नेक्स्ट जो क्लॉज है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है स्टेट। तो ये क्लॉज भी जो आया था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थर्ड जो है
इसके द्वारा आया था 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ पर भी विशेष प्रावधान, यहाँ पर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए विशेष प्रावधान स्टेट कर सकता है। और जो लास्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक का आरक्षण दिया जा सकता है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये उनको आरक्षण दिया गया है 10% का, कि उनके लिए भी रिजर्व किया जाएगा। ये जो 10% जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, तो ये इसमें ओबीसी और जो अलग से जो कोटा है उनको वो शामिल नहीं होंगे इसमें। ये जो क्लॉज आया था 103rd जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ केस लॉ देख लेते हैं। चलिए, पहला है राजेश कुमार गुप्ता वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुल पदों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो यह प्रावधान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करता है। यहाँ ये कोई नहीं बोल सकता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 3 में 15 सब क्लॉज 3 में ही दिया गया है कि स्टेट महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो अगर कहीं पर 50% सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चंपाकम दोराई राजा वर्सेस मद्रास राज्य के केस में बोला गया था कि विश्वविद्यालय का ऐसा कोई नियम जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान करता है, वह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। परिणाम स्वरूप संविधान पुनः संशोधन 1951 पारित किया गया। क्योंकि जब है ना ऐसा बोला गया इनके लिए, ये 91 का केस था। और जो ये 51 में ये इसका क्लॉज जोड़ा गया था ना। तो यहाँ पे पहले तो क्या बोल दिया था कि ये क्या उल्लंघन माना है इसको, कि इनके लिए अगर आपने कोई प्रोविजन किया अगर, तो ये उल्लंघन होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संशोधन किया गया, आर्टिकल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाया गया उससे उसमें अमेंडमेंट किया गया और ये जोड़ा गया कि एसटी, एससी, ओबीसी इन सब के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। मतलब जो पहले तो चंपाकम दोई राजा वर्सेस मद्रास राज्य जो केस था उसमें तो ये जो इनके लिए आरक्षण किया गया था विश्वविद्यालय में, उसको आर्टिकल 15 का उल्लंघन बताया गया था। लेकिन इनकी भी स्थिति सुधारने के लिए, इनको भी समाज में स्थान दिलाने के लिए फिर अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के तहत 15 सब क्लॉज 4 जोड़ा गया और जिसमें इनको विशेष प्रावधान जो ये हमारा 4 नंबर का ये प्रावधान दिया गया। तो स्टेट अब इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। नेक्स्ट है एम.आर. बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य। तो जाति पर आधारित पदों में किया गया आरक्षण जो अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 की शर्तों को पूरा नहीं करता है वो अमान्य है और किसी भी दशा में पदों में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर 15(4) में जो कंडीशन दी है उसका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है ना, तो ये अमान्य होगा, उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो आरक्षण दिया जा रहा है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो यहाँ पर जो सरकारी जॉब वगैरह होती है वहाँ पे आरक्षण से रिलेटेड इसमें वहाँ पे इक्वलिटी होगी, सभी के लिए होगी। तो यहाँ नागरिक ये जो आर्टिकल है ये भी हमारे इंडियन सिटीजन के लिए है, मतलब जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है उन पे लागू होगा, विदेशी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ ये बोला लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा। तो स्टेट क्या करेगा, कोई भी पद है ना, कोई भी जॉब वगैरह है या कोई भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो वहाँ पर सभी नागरिकों के साथ अवसर की समानता होगी, समानता करेगा वो। दूसरा क्लॉज बोलता है निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कि
सिर्फ निवास नहीं, यहाँ और भी है कि स्टेट पद या नियोजन में अगर सरकारी जॉब में अगर किसी को आरक्षण दिया है तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो स्टेट यहाँ पे इनमें से किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। क्लॉज 3 बोलता है कि अगर संसद को लगता है कि विधि द्वारा ऐसा कर सकता है कि कोई राज्य या संघ राज्य को उसके किसी स्थानीय वहाँ के लोकल प्राधिकारी के अधीन कोई अपॉइंटमेंट करना है, वर्ग के या वर्गों के पदों में नियोजन या नियुक्ति करना है, तो वहां पर ये कंडीशन लगा सकता है कि उस जॉब के लिए पहले उसको उस राज्य में कुछ समय रहना पड़ेगा। मतलब एक निवास की, एक तो डोमिसाइल है वो पर्सन के लिए भी, या फिर कुछ रहने की शर्त लगाई जा सकती है। पर ये कब होगा? जब पार्लियामेंट एक्ट बनाएगा और उसमें ये देगा कि स्टेट अपने यहाँ के लोकल जो जॉब्स है यहाँ पे, जैसे पीएससी वगैरह के थ्रू निकाल रहे हैं, जो लोकल जो सिर्फ एमपी में या फिर यूपी में या फिर जो उन्हीं के स्टेट की जो वैकेंसी निकलती है, तो वहां पर ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि निवास के आधार पर शर्त लगाई जा सकती है कि हाँ, अगर पहले उस राज्य समाज के भीतर निवास किया हो, कर रहा हो या किया हो, तो ऐसी शर्त लगा सकता है कि वो जॉब में आने से पहले उसको ये फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉज 4। यहाँ पर स्टेट को है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। जैसे किसी जॉब में अगर उसने आरक्षण दे दिया, ऐसे पिछड़े हुए नागरिक, पिछड़ा वर्ग से मतलब है पिछड़े हुए नागरिक जो किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर कोई जॉब में उस कैटेगरी के मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका पर्याप्त संख्या नहीं है, वहां प्रतिनिधित्व कम करते हैं, तो वहां पर उनकी संख्या को लाने के लिए नियुक्ति पदों में उनके लिए मतलब आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। मतलब अगर कोई 100 पोस्ट है और उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग हैं सभी, है ना, और दूसरे कैटेगरी के जो पिछड़े हुए नागरिक है ना, उन वो कैटेगरी के कोई लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट क्या कर सकती है कि उन्हें भी उसमें स्थान दिया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या कर देगी कि वो 100 पोस्ट में कुछ सीट आरक्षित रख देगी जो उस जो पिछड़े वर्ग हैं, मतलब जो पिछड़ा हुआ नागरिक है, जिसमें एसटी एससी सभी जो आएंगे, पिछड़े वर्ग ओबीसी ये सब, इनको उसमें शामिल करने के लिए कुछ आरक्षण लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ताकि उनका प्रतिनिधित्व उस जॉब के, उस वर्ग के जॉब में जो कमी हो रही थी वो प्रॉपर प्रतिनिधित्व कर सके। नेक्स्ट क्लॉज जो है 14(4)(a), तो यहाँ पे पदोन्नति में, अगर पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया है, मतलब अगर जो प्रमोशन होते हैं, ये तो अभी हमने ऊपर वाले इसमें ये पढ़ा था कि उस जॉब में आपने जैसे एग्जाम देते हैं और एग्जाम के थ्रू वो जॉब में गया, ठीक है, वो तो एक एंट्री लेवल की जॉब जो हो गई कि एंट्री कर ली उसने और जॉब कर रहा है ये वो। अब अंदर इंटरनल प्रमोशन भी होते हैं, उसको जब वर्किंग एक टाइम पीरियड के बाद उसको प्रमोट कर नेक्स्ट पोजीशन पे लाया जाता है। तो वहां पर अगर प्रमोशन सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोगों का हो रहा है तो फिर वो भी सही नहीं है कि ये लोग तो सिर्फ निचले स्तर पे ही काम कर रहे हैं और हायर पोजीशन पे सिर्फ वही लोग जो जा रहे हैं जो हमेशा, तो वहां पर भी आरक्षण का केस लगा दिया जाता है कि अगर वहां प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है उस जाति के या उस पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, तो वहां पर भी ये सिस्टम लगा दिया गया है कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया है, तो वहां पर भी आरक्षण की कंडीशन लगाई जा सकती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जो 1995 में के एक्ट से लाए गए थे। नेक्स्ट है 4B, रिक्तियों की गणना। अब यदि जैसे आरक्षण तो कर दिया है, ठीक है, अब जब वैकेंसी आई, मान लो वैकेंसी आई, एग्जाम दी, लेकिन प्रॉपर सही कैंडिडेट नहीं मिला, अब उनके आरक्षण वो सीट फुलफिल नहीं हुई, तो क्या होगा उन सीट का? अगर 100 पोस्ट है उसमें से 10 पोस्ट आरक्षण में दे दी गई है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर 10 पोस्ट वो फुलफिल नहीं हुई, सिर्फ 5 लोग ही हमें प्रॉपर कैंडिडेट मिला, जो में प्री मेंस इंटरव्यू जब किया गया तो उसमें छटते गए और 10 में से सिर्फ हमको 4 कैंडिडेट मिले, तो वो 6 सीट का क्या होगा? तो उस 6 सीट के लिए यहाँ पे ये प्रोविजन किया है कि वो नेक्स्ट वाली जब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें वो ऐड होती जाएगी,
उसमें ऐड हो जाएगी, उन्हीं व्यक्तियों के इसमें जो कैटेगरी जिनके लिए दी गई थी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जब बोला है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जो जब वो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें ये वाली जो पुरानी जो बैकलॉग वाली है जो उसको आगे लेके आ रहे हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये एक अलग से ही रहेगी, बैकलॉग केस में आएगी। बाकी जो फ्रेश वैकेंसी है वो तो वही आरक्षण का जो परसेंटेज है उसी के आधार पर दिया जाएगा, वो तो रहेगा ही सही, और पिछली जो बची हुई खाली सीट थी वो प्लस होकर बैकलॉग में जुड़ती जाएगी। तो यहाँ पर 14(4) में रिक्तियों की गणना में इस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो राज्य किसी वर्ष न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो कि खंड 4 या 4A में उस वर्ष भरी जाने हेतु आरक्षित की गई थी, मतलब उस साल तो भरना था लेकिन वो उत्तरवर्ती वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों में भरे जाने हेतु विचार कर सकेगा। अब वो भरी नहीं है तो उसको क्या करेगा कि अब जो आगे वाली जो वैकेंसी आ रही है उसमें अलग से भरे जाने के लिए रख सकते हैं, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों के साथ जिन्हें वह भरी जा रही है उस वर्ष की रिक्तियों के कुल 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये उस आरक्षण की कैटेगरी वाले उसमें नहीं आएगा, ये फ्रेश वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें उसको उसके जो 50% की जो कैटेगरी है उसमें शामिल नहीं करेंगे, ये अलग से रहेगी, पर अगले वैकेंसी में इसको लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वही 10% का, तो गवर्नमेंट जॉब में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 10% का आरक्षण कर दिया गया है। और सॉरी ये 6 क्लॉज है, 5th क्लॉज नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा आरक्षण कर दिया गया है। तो ये जो अमेंडमेंट आया है वो वही जो 5th क्लॉज हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया है और 2019 के एक्ट से ही लाया गया है कि उनको 10% का जो राज्य जो खंड 4 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों जो आर्थिक रूप से दुर्बल हो के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त आरक्षण कर सकेगा। ऐसा आरक्षण प्रत्येक वर्गों के पदों के अधिकतम 10% तक किया जा सकेगा, तो ये मैक्सिमम 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें ये जो ऑलरेडी जो जिनको आरक्षण दिया गया है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ये अलग ही सेपरेट ही आरक्षण है। चलिए, और जो क्लॉज 5 है 16 क्लॉज 5 उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान के में अगर कोई जैसे ऑफिस है और वहां पर वो उसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति या उसी के संप्रदाय के व्यक्ति के लिए काम के लिए वो दे रहे हैं, पर्टिकुलर अगर मान लीजिए अगर कोई हिंदू धर्म मंदिर है, मंदिर में अगर कोई वर्किंग करने के लिए किसी को रखना है तो वो उसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति या उसी संप्रदाय के जो है उसी को वहां रखा जाएगा। तो वहां पर अगर ऐसा किया जाता है तो वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वो किसी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे वो ऐसा वर्ग वैसा भेदभाव कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर मंदिर में अगर कोई काम करना चाहेगा या गुरुद्वारे में करना चाहेगा तो गुरुद्वारे में अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ जो सिख धर्म के हैं वो ही काम करेंगे, क्योंकि उन्हें उस धर्म के बारे में सब कुछ जानकारी है, तो वो उसे अच्छे से चला सकते हैं। हिंदू धर्म के लिए जो मंदिर है, दरगाह पे काम करने वाले, तो वो उन्हीं के संप्रदाय के काम करेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको काम कर सकते। तो यहाँ अगर ऐसा कोई विशेष धर्म को मानने के लिए या ऐसे संबंधित व्यक्तियों को अगर उसमें जॉब के लिए बोला जाता है वहां पे उन्हें रखा जाएगा सिर्फ, तो ऐसी कंडीशन लगाने पर ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, अब इसमें इसके जो इससे संबंधित जो केस लॉ है हम देख लेते हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जाति के आधार पर किया गया विभेद वैधानिक मान्य है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया। तो जाति के मामले में जो दिया गया है वो मान्य माना है, जो हमने क्लॉज 5 में जो पढ़ा है अभी कि उन्हें दिया जा सकता है। स्टेट ऑफ केरल वर्सेस एम.एन. थॉमस के केस में बोला है कि अनुच्छेद 16(1) व अनुच्छेद 16(4) को एक साथ पढ़कर यह निर्णय दिया गया कि आरक्षण के अलावा अन्य माध्यमों से भी समाज के कमजोर वर्गों को सुविधाएं दी जा सकती है। मतलब उसमें ये बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप आरक्षण ही दो, आप अलग तरीके से भी इसमें कमजोर वर्ग को सुविधाएं दे सकते हैं।
जनरल मैनेजर साउथ रेलवे वर्सेस रंगाचारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप जैसे नियोजन जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें, उससे तात्पर्य हर स्तर के लिए, मतलब सिर्फ अगर प्रमोशन भी हो रहा है तो उस स्तर में भी इसको लागू किया जाएगा। तो नियोजन का तात्पर्य हर स्तर के नियोजन से, इसलिए प्रोन्नति मतलब प्रमोशन के मामले में भी आरक्षण लागू होगा। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 में ये बोला है कि जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त किया गया है, और अगर इसको किसी भी रूप में अगर लागू किया जाता है, इसको पहली बात तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई इसको और फिर भी कोई ऐसा काम करता है अस्पृश्यता से रिलेटेड, तो ये इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है, जो एक कानून के अनुसार दंडनीय होगा। तो यहाँ पर और यहाँ प्रावधान इसका जो उद्देश्य है जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 इतनी ही बात बोलता है। और इसमें इसी क्लॉज में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है इससे रिलेटेड, पनिशमेंट कैसे क्या देना, इसकी क्या प्रोसीजर रहेगी उसके बारे में यहाँ हो सकता है। इससे रिलेटेड जो केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। मतलब स्टेट तो भेदभाव नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी यूज नहीं करेगा, उसके अलावा कोई प्राइवेट पर्सन भी इसको यूज नहीं कर सकता, इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। वह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि इन अधिकारों का अतिलंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो ये बोला गया है कि यहाँ पर राज्य का ही कर्तव्य होगा कि वो अगर कोई ऐसा इनके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके लिए स्टेप लें। ठीक है, पनिशमेंट जो भी प्रोसीजर होगी एक्ट के तहत वो की जाएगी। इसके अलावा जो केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले के मामले में बोला गया है कि अस्पृश्यता के खिलाफ कानूनों के सख्त प्रवर्तन पर जोर दिया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य के कर्तव्य को उजागर किया गया है। एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मेला ढोने के अभ्यास को रोकने के उपाय करने का निर्देश दिया, जो कि अस्पृश्यता का एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्लॉज है आर्टिकल है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो राज्य द्वारा उपाधियों का अंत किया जाएगा, मतलब कोई भी आप टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 बोलता है कि स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे यहाँ पे ये नागरिक हो या विदेशी, दोनों के लिए ये अप्लाई हो रहा है, तो उपाधियां प्रदान करने से मना करती है। मतलब कोई भी टाइटल नहीं देगा स्टेट किसी को भी, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। लेकिन अगर कोई सेवा सर्विस से रिलेटेड या कुछ एजुकेशन से संबंधित कोई अगर उपाधियां दी जाती है तो वो उसके लिए परमिशन दी गई है, वो उसके लिए अनुमति दी गई है। ठीक है, तो पहला क्लॉज बोलता है कि पहले तो स्टेट कोई टाइटल यूज नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शन दे दिया है सिर्फ सैन्य जो सेवा मतलब सैन्य या शैक्षणिक जो विषय है उसके से रिलेटेड अगर कुछ एजुकेशनल या आर्मी से रिलेटेड जो टाइटल दिए जाते हैं वो दिए जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं दिए जाएंगे। दूसरा क्लॉज बोलता है केवल ये सैन्य शैक्षिक उपाधियों के लिए प्रदान की जाती है। इसमें अब दूसरा क्लॉज बोलता है कि किसी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने से मना करता है। तो यहाँ पे सिटीजन को बोला गया है कि वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी टाइटल स्वीकार नहीं या कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकती है। थर्ड क्लॉज में बोला है कि विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, कोई फॉरेनर है जो हमारे स्टेट में कोई विश्वसनीय पद पर काम कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट की सम्मति के किसी विदेशी राज्य से कोई मतलब उसकी सम्मति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता किसी विदेशी राज्य से। और फोर्थ है कोई भी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कोई उपहार उपलब्धि अथवा पद स्वीकार नहीं कर सकता है।
तो फर्स्ट क्लॉज में पहले बोल दिया स्टेट कोई उपाधि नहीं मतलब देगा। पहले क्लॉज में तो यही बोला कि स्टेट ही नहीं कोई उपाधि का यूज करेगा। एक्सेप्शन दे दिया एजुकेशनल और सैन्य से संबंधित दिया जा सकता है। दूसरे क्लॉज में बोल दिया है कि भारत का नागरिक है वो फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्रीज है या फॉरेन गवर्नमेंट से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तीसरे क्लॉज में बोला है कि जो विदेशी व्यक्ति जो फॉरेनर है जो यहाँ राज्य के अधीन कोई पद पर काम कर रहा है तो वो अगर उसको कोई फॉरेन की गवर्नमेंट या स्टेट जो है स्वीकार वो दे रही उपाधि तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी, उसकी कंसेंट के बिना वो स्वीकार नहीं कर सकता है। फोर्थ में बोला है यहाँ पे नागरिक हो या विदेशी कोई भी हो वो अगर यहाँ पर इंडिया में कोई विश्वसनीय पद पर काम कर रहा है तो वो फॉरेन की गवर्नमेंट से विदेशी राज्य से वही प्रेसिडेंट की सम्मति के बिना यहाँ पर उपहार प्रेजेंट गिफ्ट वगैरह कोई उपलब्धि ग्रांट्स वगैरह नहीं ले सकता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 19। यहाँ 19 से 22 तक में हमें राइट टू फ्रीडम के राइट मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो पहला उसमें से पहला राइट है हमारा 19 जिसमें कुछ स्वतंत्रताएं दी है, उसके प्रोटेक्शन दी है। तो आर्टिकल 19(1)(a) का जो क्लॉज बोलता है कि प्रत्येक ये भी नागरिक सिटीजन को ही ये मिला है। तो यहाँ पर जो भी है प्रत्येक नागरिक को क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये 19 क्लॉज 1(a) में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबली पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो ये सेकेंड वाला है जो सभा करने की जो स्वतंत्रता ये बी में दिया गया है। फिर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन तो ये सी में दिया गया है। डी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार में वह पूरे जो क्षेत्राधिकार है कहीं पे भी वो फ्रीली घूम सकता है, आवाजाही कर सकता है। तो ये डी का क्लॉज है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किसी भी भाग में वो रह सकता है, फ्रीली सेटल हो सकता है। तो ये ई निवास करने का अधिकार दिए है उसको। और जो एफ क्लॉज है वो ओमिटेड है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट दिया था, फ्रीडम दिया था। और फिर उसके बाद है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो पेशा व्यापार की स्वतंत्रता उसको यहाँ दी गई है। ये क्लॉज है जी। अब ये जो स्वतंत्रता दी गई है ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं मतलब एब्सोल्यूट का मतलब बताया था कि पूर्ण तरीके से कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता, कोई कंडीशन नहीं होगी। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ये हमें एब्सोल्यूट नहीं दी गई है, मतलब स्टेट यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, तो पहला जो क्लॉज है 1(a) जिसमें दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल पर्सन है जो हमारा सिटीजन है उसको ओपिनियन देना फ्रीली अपनी ओपिनियन देने की छूट है ना। वो से अपनी राय भाषण लेखन या इंटरनेट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जो हमारे क्लॉज 1 के जो रेस्ट्रिक्शन है ये 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन दिया गया है जिसके माध्यम से ये बोला गया है कि अगर भारत की अखंडता संप्रभुता राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता नैतिकता आदि कारणों से युक्तियुक्त प्रतिबंध के अधीन ये है। मतलब कि रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कौन से ग्राउंड पे, जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मॉरलिटी इस आधार पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में मानहानि अपराध उद्दीपन के संबंध में इन केसेस में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है।
अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ देख लेते हैं। क्लॉज फर्स्ट से रिलेटेड रोमिश थापर वर्सेस मद्रास राज्य का केस है। इस मामले में एक पत्रिका पर पूर्व सेंसरशिप लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। यहाँ पे जो सेंसरशिप था उस पर उससे रिलेटेड कुछ कानून बनाया गया था, उसको यहाँ रेस्ट्रिक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसके आधार पर लगाया गया था। नेक्स्ट है श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ का केस है। इस मामले में आईटी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया, जो ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री को अपराधीकरण करता था। तो यहाँ पे इसको, क्योंकि हर किसी को अपनी राय ओपिनियन देने की अधिकार है, तो यहाँ 66A जो आईटी एक्ट बनाया था उसको इनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के केस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वतंत्र भाषण के महत्व पर जोर दिया गया। यहाँ पे ये बोला कि इंडिविजुअल को भाषण देने का अधिकार है, तो यहाँ पर ये मतलब उसको फ्रीडम है कि वो भाषण दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्लॉज के लिए है जो नेक्स्ट क्लॉज जो है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो इस जो सभा है, ये हमारी जो असेंबली वाला जो क्लॉज है, क्लॉज बी, तो इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए कि हाँ वो शांतिपूर्ण पीसफुली सभा कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। प्रभुता और अखंडता के आधार पर, लोक व्यवस्था के हितों के आधार पर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड जो केस लॉ है, पहला है कामेश्वर प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हड़ताल में भाग लेने से सरकारी कर्मचारियों को रोकना वैध है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो हड़ताल में भाग ले रहा है तो उसको रोका जा सकता है, ये वैध माना जाएगा। यहाँ पे 19 सब क्लॉज बी जो है उसके आधार पे कि उसको सभा करने का अधिकार है और ये सब, तो यहाँ पर हड़ताल में अगर वो भाग ले रहा है तो उसको रोक सकते हैं, उसको वैध बताया गया है। हिम्मत लाल के शाह वर्सेस पुलिस आयुक्त के केस में इसमें कहा गया है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने का अधिकार उपयुक्त प्राधिकरण के नियंत्रण में है। अगर ये ऐसा किया जा रहा है तो वो भी एक प्राधिकरण के कंट्रोल में किया जाएगा। नेक्स्ट है बाबूलाल पराते वर्सेस महाराष्ट्र के केस है, जिसमें कोर्ट ने बोला कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो धारा 144 है की वैधता को बरकरार रखा और जो मजिस्ट्रेटों को अवैध सभाओं को रोकने का अधिकार देता है। क्योंकि हमें बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन दे रखें कि ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई सभा हो रही है और लगता है कि वो अवैध है सभा, तो उन अवैध सभाओं को मजिस्ट्रेट रोक सकता है सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। AIC वर्सेस गुजरात राज्य के केस में बोला गया है कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, लेकिन यह सार्वजनिक शांति को बाधित नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सभा कर सकता है लेकिन सार्वजनिक शांति को बाधित नहीं कर सकता, तो रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है संघ एसोसिएशन बनाने का अधिकार जो है उससे रिलेटेड क्लॉज सी। तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन जो क्लॉज सी है उसमें संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का जो अधिकार है, तो यहाँ पे भी राज्य भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार के आधार पर हितों पर युक्तियुक्त निर्बंध लगा सकती है। रिलेटेड केस है दमयंती नारंगा वर्सेस भारत संघ के केस में कोर्ट ने कहा कि संघ बनाने का अधिकार संघ के साथ जारी रखने का अधिकार भी निहित है। मतलब संघ तो बना सकते हैं और उसको जारी बनाने का भी जो अधिकार है वो भी निहित बताया गया है इसमें। ओके ए नायर वर्सेस भारत संघ के केस में कहा गया कि संघ बनाने का अधिकार तो है, लेकिन ये युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन होगा।
टीके रंगराज वर्सेस तमिलनाडु सरकार के केस में बोला गया कि कोर्ट ने बोला है कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल को में भाग लेने का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्लॉज है इसका, मूवमेंट का अधिकार जो दिया गया है वो भारत में थ्रू आउट कहीं भी वो टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में थ्रू आउट कहीं भी फ्रीली घूम सकता है, ऐसे घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। साधारण जनता के हितों, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इससे संबंधित कुछ केस लॉ है। खड़गसिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस कौशल्या के केस में सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों से आंदोलन पर प्रतिबंधों पर चर्चा की गई है। और मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के केस में बोला गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या पर प्रकाश डाला गया। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है इस बारे में बताया गया है, जिसमें स्वतंत्र आंदोलन भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो क्लॉज है 19(1)(e), जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। तो ये अधिकार भी जो है निवास करने का, ये भी रेस्ट्रिक्शन के तहत है। जो क्लॉज 19(5) में इसके लिए रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि साधारण जनता के हितों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है अपना पेशा चुनने का, अपना कारोबार काम करने का जो अधिकार दिया गया है ना 19(1)(g), ये भी जो है अधिकार, ये भी रेस्ट्रिक्शन के तहत दिया गया है। इससे रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन दिया है वो 19 सब क्लॉज 6 में दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि सामान्य लोक हित, व्यवसाय, व्यापार और वृत्ति के लिए जो तकनीकी प्रोफेशनल एक स्किल होना चाहिए, टेक्निकल जो स्किल होना चाहिए, इसके आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और अगर राज्य के हित में एकाधिकार कायम करना है, मोनोपोली अगर लाना है, तो अगर स्टेट चाहता है कि उसी की मोनोपोली है तो वो इस टाइप की जो कंडीशन लगाता है वो वैध मानी गई है। चलिए इससे संबंधित और केस लॉ, चिंतामणि राव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के केस में बोला गया है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, बल्कि कुछ निर्बंधनों के अंदर है। ये पहले ही बोला कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। और निर्बंधनों को न केवल सारवान विधि के लिए बल्कि प्रक्रिया विधि के अनुरूप युक्तियुक्त होना आवश्यक है। और निर्बंधन और वह उद्देश्य जिसे विधायिका प्राप्त करना चाहती है उसके बीच युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। दूसरा है एसपी गुप्ता वर्सेस भारत के राष्ट्रपति का जो केस है, इसमें जानने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल किया गया है। रॉमेश थॉपर वर्सेस मद्रास राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम की MTNL का जो केस है उसमें प्रिंट मीडिया में वाणिज्यिक विज्ञापन भी अनुच्छेद 19(1)(a) में मूल अधिकार है। भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल के केस में बोला गया है उड़ने का अधिकार, राइट टू फ्लाई। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में बोला गया है विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल नहीं है, परंतु भारत का कोई भी नागरिक अनुच्छेद 19(1) के अधीन भारत में या भारत के बाहर अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए संरक्षण। तो यहाँ पहला है पूर्वव्यापी आपराधिक कानून निषिद्ध, प्रोहिबिशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज। तो आर्टिकल 21 दो भाग में बोला गया है कि पहले जो पार्ट है वो क्या बोलता है कि अगर कोई कार्य उस समय किया गया है जब वो अपराध नहीं था, ठीक है, और आगे चलकर मतलब बाद में फिर ऐसा कोई लॉ लाया गया जिसके तहत वो कार्य अपराध हो जाता है ना। तो जो उसने वो लॉ बनने से पहले जो कार्य किया था जब वो अपराध नहीं था, तो उस चीज के लिए उसको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, भले ही अब बाद वाले कानून में उस एक्ट को अपराध बोला गया हो। तो यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जिस दिन से एक्ट आया है उसी दिन से ये माना जाएगा, और उसके बाद अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसके पहले अगर कोई काम किया है तो वो अपराध नहीं घोषित किया जा सकता है। दूसरा भाग बोला जाता है कि
किसी व्यक्ति को जो इसी में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए उस दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जो दंड उस अपराध के लिए। हाँ, अब जैसे कोई एक्ट, जो एक्ट पहले से ही था, उस वक्त वो जो अपराध किया गया था उसके लिए मान लो 2 साल की सजा मिल रही है, लेकिन बाद में उस एक्ट में वो चेंज होके वो 5 साल की सजा हो गई है। और जब उस वक्त उसने जब वो अपराध किया था वो उस वक्त पकड़ा नहीं गया, वो बाद में जब वो एक्ट में 5 साल का जब कंडीशन आ गई है, जब अमेंडमेंट हो गया है और वो उस समय पकड़ा जाता है, तो तब जब उसको पकड़ा गया है तो क्या उसको पनिशमेंट 5 साल दी जाएगी? नहीं, उसको जो पहले उस जो था जब उसने वो क्राइम किया था और उस वक्त जो उसकी पनिशमेंट थी, वो उस टाइम उस भले ही वो पकड़ा बाद में गया हो, तो उस समय जो पनिशमेंट दी थी उसे उस पनिशमेंट के आधार पर पनिश किया जाएगा, उससे अधिक पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो पहला जो हमारा बोला है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज में, हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, वो जिस दिन से लाया गया है उस दिन से इस पर इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट किया जाएगा। सेकेंड क्लॉज बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही अपराध के लिए डबल बार उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 बोलता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा और दंडित भी नहीं किया जाएगा। और इससे रिलेटेड आप देखेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 300 दिया गया था। थर्ड है आत्म साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए नहीं बोला जाएगा। मतलब किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये क्लॉज ये इस बात में बोलता है। प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसका दोष साबित नहीं हो जाता है। उसको ये नहीं कि वो खुद उसके लिए कबूल है, उसको नहीं यहाँ पे इंसिस्ट किया जाएगा कि वो खुद बताए, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप उसको अगर अपराधी घोषित करना चाह रहे हो तो आप अदर सबूत, दूसरे सबूत लाइए, दूसरी बातों से उसको प्रूफ करिए, उसका अपराध साबित करिए, लेकिन उसके अगर वो कह भी देता है तो उसको प्रूफ में नहीं माना जाएगा। आपको उसको प्रूफ करने के लिए दूसरे सबूतों की जरूरत होगी, क्योंकि अपराधी के अभियोग को साबित करने का भार किस पे होता है, मतलब किसको प्रूफ करना होता है? प्रोसिक्यूटर को करना होता है, अभियोजन पर होता है। और अभियुक्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई स्वीकृति या बयान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे रिलेटेड केस था नंदनी पंथी वर्सेस पीएल दानी का केस है, जिसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का संरक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि वहां भी प्राप्त है जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 सब क्लॉज 2 के अधीन पुलिस अभियुक्त से पूछताछ करती है। मतलब जो सेल्फ इंक्रिमेशन से प्रोटेक्शन जो दी जा रही है सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होगा, इसका प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये पुलिस कस्टडी में भी अगर उससे कुछ पूछताछ की जा रही है तो वहां पे भी इसका प्रोटेक्शन दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।